नमस्कार, मैं दिव्या, डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का इटावा में हुआ लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बढ़ रहा गुलदार तेंदुए का आतंक। अमेठी NH-56 बाईपास घोटाले मामले में कोर्ट ने 9.81 करोड़ रुपए की रिकवरी के दिए आदेश। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन में 10 लाख लाभार्थियों को बढ़ाने का है लक्ष्य। नोएडा पुलिस एल्विस यादव को इस वजह से गिरफ्तार करने की कर रही तैयारी। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BEML ने 101 पदों पर निकाली भर्ती। BEML द्वारा एग्जीक्यूटिव समेत 101 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार BEML के आधिकारिक वेबसाइट bemelindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया 6 नवंबर से शुरू होगी, जो 20 नवंबर तक चलेगी। आवेदन करने के लिए जनरल EWS PWBD के उम्मीदवारों को 500 रुपए देने होंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से होगा। पद के अनुसार आयु और शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किए गए हैं। इसकी जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ब्रज प्रांत व देश के 45 सांगठनिक विश्व परिषद प्रांतों के राम भक्तों को रामलला के दर्शन का मिलेगा सौभाग्य। देश भर के 45 सांगठनिक विश्व हिंदू परिषद प्रांतों यानी विहिप के राम भक्तों के लिए अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के बाद दर्शन की व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इससे पहले ब्रज प्रांत के राम भक्तों को इसका सौभाग्य प्राप्त होगा। मिली जानकारी के अनुसार ब्रज प्रांत के 23 जिलों के 2 करोड़ घरों तक श्री राम के प्रसाद के रूप में पूजित अक्षत को विहिप के कार्यकर्ता 1 से 15 जनवरी के बीच में पहुंचाएंगे। साथ ही लगभग 35 लाख भगवान राम के चित्रों को घर घर पहुंचाने की बात सामने आई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सपा के राष्ट्रीय महासचिव और कई बार सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा अब कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। ऐसे में सपा पार्टी के लिए आगामी चुनाव को देखते हुए एक बड़ा झटका माना जा रहा। लखीमपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में लोकसभा सीटों पर इसका असर भी देखने को मिल सकता है। बता दें कि ये 3 बार लोकसभा व 1 बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं और सपा संस्थापकों में भी इनका नाम शामिल है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1509 में अल्मीरा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में दूसरे वायसरॉय बने। आज के दिन वर्ष 1915 में भारत के प्रसिद्ध नेता और सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज शाह मेहता ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज के दिन वर्ष 1822 में दिल्ली में जल आपूर्ति योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया था। अक्टूबर के बाद गंगा किनारे खादर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का खेल। हर वर्ष लाखों का खेल सरकारी जमीन पर राजस्व विभाग, वन विभाग, स्थानीय पुलिस और माफिया की मिली भगत से हस्तिनापुर के गंगा किनारे खादर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कई बार माफिया जानलेवा हमले को भी अंजाम देते हैं। अभी हाल में ही फायरिंग और मारपीट की खबर सामने आई थी। इस क्षेत्र में गंगा का पानी अक्टूबर माह से कम होते ही भूमाफिया सक्रिय हो जाते हैं और आसपास खादर क्षेत्र में सैकड़ों हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। एक माफिया के अंदर सैकड़ों एकड़ भूमि होती है, फिर उसे ठेके पर किसानों को दे दिया जाता है और माफिया मोटी रकम वसूलते हैं। सरकारी जमीन पर माफियाओं द्वारा कब्जे का यह मामला पुराना है, बावजूद इस पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिली। ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण का काम हुआ पूरा। कोर्ट के सामने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ज्ञानवापी परिसर को लेकर बयान दिया है। दरअसल सर्वेक्षण कर रही टीम द्वारा बताया गया कि सर्वेक्षण का काम पूरा किया जा चुका है। बता दें कि पहले 6 नवंबर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी थी, पर अब यह रिपोर्ट 17 नवंबर तक जमा करना है। भारत सरकार के स्टैंडिंग गवर्नमेंटल काउंसिल अमित श्रीवास्तव और शंभू सरन ने ज्ञानवापी प्रकरण में सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत में बताया कि मौके पर सर्वे की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इस मामले में ASI की तरफ से प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार है, मगर उसे अंतिम रूप देने के लिए 15 दिन का समय और मांगा गया है। प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का इटावा में हुआ लोकार्पण। इटावा में बने प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है। इसका लोकार्पण पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने वर्चुअली माध्यम से किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भेड़ बकरी के पालन की प्रदेश में बेहतर संभावनाएं हैं, जो किसानों और पशुपालकों की आय दोगुनी करने में सहायक होंगे। इस केंद्र में इच्छुक लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के लगभग 500 मैत्रियों के साथ संवाद भी किया, जो कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम से जुड़े थे। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि पशुपालकों को गुणवत्ता युक्त पशु प्रजनन सुविधाएं समय से उपलब्ध करवाएं, जिससे पशुपालकों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा। विकास कार्यों के लिए गोरखपुर जिले को मिला 271 करोड़ रुपए का सौगात। 2 दिवसीय दौरे पर बीते ही दिनों सीएम योगी गोरखपुर आए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया।
साथ ही भाजपा क्षेत्रीय स्तर के अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। यहां आने के साथ ही विकास कार्यों के लिए लगभग 271 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिनमें पूर्ण 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 8 कार्यदायी संस्थाओं की 49.48 करोड़ रुपए की लागत वाली 51 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वर्ष 1897 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार इनके साहसी कारनामों से भयभीत होकर इन्हें 30 वर्ष की आयु में फांसी की सजा दे दी थी। मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार और साहित्यकार भी रहे हैं। बिस्मिल इनका उर्दू उपनाम था, जिसका अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल के अलावा इनकी कविताएं राम और अज्ञात के नाम से भी आपको देखने को मिलेंगी। 8 नवंबर को अपनी कविताओं से सुर्खियां बटोरने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास अलीगढ़ आने वाले हैं। यहां आने के बाद वे अपनी कविताओं की रसधारा बहाएंगे, जिसे सुनने के लिए श्रोताओं में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। उनके आने को लेकर कई तरह की तैयारियां भी चल रही हैं। बता दें कि आयोजन ओजोन सिटी और बिट ग्रुप ऑफ एजुकेशन संयुक्त तत्वाधान में जीटी रोड स्थित रमाडा होटल में आयोजित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बढ़ रहा गुलदार तेंदुए का आतंक। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गुलदार का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जिस तरह से गुलदार तेंदुआ लोगों की जान ले रहा है, इसे लेकर आंकड़े दिन प्रतिदिन बेहद ही खतरनाक बनते जा रहे हैं। इस वर्ष आदमखोर ने 17 लोगों की जानें ली। वन विभाग ने इन गुलदारों को पकड़ने के लिए अभियान भी चलाया। इस अभियान के तहत 35 से भी ज्यादा गुलदार को पकड़ा गया, लेकिन फिर भी इनके मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे। दिनों दिन नीचे गिर रहा हेल्थ ग्राफ। हर तीसरे मिनट पर बीमार पड़ रहा एक व्यक्ति। प्रदेश के कई जगहों पर हेल्थ ग्राफ काफी नीचे गिरता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में यह खबर सामने आई है कि हर तीसरे मिनट में एक व्यक्ति बीमार पड़ रहा। हर वर्ष अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह है लोगों का बीमारियों के प्रति जागरूक नहीं होना, साथ ही जीवन शैली में सुधार न होना और खाने पीने पर ध्यान न देना। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में संभवतः मौसम शुष्क रहेगा। मौसम को लेकर विभाग द्वारा किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट से हल्के ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वहीं दोपहर में कड़ी धूप का सितम अभी जारी है। अमेठी NH-56 बाईपास घोटाले मामले में कोर्ट ने 9.81 करोड़ रुपए की रिकवरी के दिए आदेश। डीएम ने अमेठी में NH-56 बाईपास घोटाले मामले में NHAI द्वारा जारी किए गए आर्बिट्रेशन बाद में 2 गांवों को लेकर आदेश पारित किए हैं। कोर्ट द्वारा दुलारी नगर और मंगरौरा गांव में NHAI की तरफ से वाद दायर की सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने 6 घाटों को जोड़कर से सभी में किए गए भुगतानों को अनियमित माना है। इस दौरान कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि भुगतान संशोधित किए जाएं और 9 करोड़ व 81 लाख रुपए की रिकवरी की जाए। कोरोना के समय आवेदन न कर पाने वालों को भी मिलेगा सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ कोरोना काल में तय समय में आवेदन न कर पाने वाले पात्रों को भी दिया जाएगा। इसे लेकर सीएम योगी द्वारा आदेश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि यदि किसी किसान की मौत या दिव्यांगता 14 मार्च 2020 को हुई है और कोरोना के कारण 75 दिन में यानी 28 मई 2020 के बाद लेकिन 28 फरवरी 2020 से 180 दिन 27 अगस्त 2022 तक आवेदन कर दिया है, तो उसे योजना का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह यदि कोई किसान 15 मार्च 2020 तक उनकी मौत हो गई या फिर दिव्यांग हो गए हैं वे, तो इससे 75 दिन यानी 1 जनवरी 2020 से 28 फरवरी तक के कालातीत दावे जो 27 अगस्त 2022 तक प्राप्त हो गए हैं और विलंब के चलते निरस्त कर दिए गए हैं या विचाराधीन है, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। इस दिवाली अस्थायी सरकारी कर्मचारियों यानी संविदा कर्मियों को भी योगी सरकार की तरफ से दिवाली का बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल योगी सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को भी पारिवारिक यात्रा पास देने की बात कही गई है। इस आदेश में कहा गया है कि 1 वर्ष में पारिवारिक यात्रा के लिए 5 बार पास दिए जाएंगे, जिसमें 2 निःशुल्क पारिवारिक यात्रा पास रहेंगे, वहीं 3 पारिवारिक पास पीटीओ रहेंगे, यानी पीटीओ के तहत उन्हें टिकट का 1/3 किराया देना पड़ेगा। लेकिन यह सुविधा उन कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे लाल खान के मकबरे के बारे में। यह मकबरा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध स्थल है जो वाराणसी में मालवीय ब्रिज के पास राजघाट में मौजूद है। इसका निर्माण वाराणसी के शासकों ने वर्ष 1773 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे के ऊपर छोटा सा गुम्बद भी देखने को मिलता है। यह गुम्बद रंग बिरंगा है। आपको छोटी छोटी छतरियां भी इस मकबरे के चारों कोने में देखने को मिल जाएंगी। इस मकबरे के चारों तरफ सुंदर बगीचे भी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में इस मकबरे को रखा गया है। आप चाहे तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ आ सकते हैं।
यूपी के कई जगहों पर स्टेट जीएसटी ने वनस्पति घी निर्माताओं के ठिकानों पर मारे छापे। स्टेट जीएसटी ने कानपुर शहर के साथ ही आगरा, मुरादाबाद समेत आधा दर्जन जगहों पर बड़े वनस्पति घी निर्माता के ठिकानों पर छापे मारे हैं। दरअसल इन वनस्पति घी निर्माताओं के बड़े स्तर पर टैक्स चोरी लिखा पर ही से अधिक स्टॉक मिलने के सबूत सामने आए हैं। हालांकि मामले को लेकर अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं दी गई है। फिलहाल छापा मारने पहुंची टीम ने कागजात, कंप्यूटर और लैपटॉप समेत कई चीजों को कब्जे में ले लिया है। अर्धकुंभ से पहले काशी विश्वनाथ की तर्ज पर गंगा कॉरिडोर का होगा निर्माण। गंगा कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनाने का काम चल रहा है। सरकार और प्रशासन इस कॉरिडोर के निर्माण में युद्ध स्तर पर काम कर रही है ताकि अर्धकुंभ से पहले इस कार्य को निपटाया जा सके और गंगा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगले अर्धकुंभ से पहले हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे धार्मिक शहरों के लिए प्रस्तावित गंगा कॉरिडोर परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी लाभकारी योजनाएं ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए सरकार कर रही है काम। सरकार की सभी लाभकारी योजनाएं पात्र ग्रामीणों तक पहुंच सके, इसके लिए ग्राम प्रधानों को अप टू डेट रखने के लिए सरकार की तरफ से ओरिएंटेशन प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। इस ओरिएंटेशन के जरिए ग्राम प्रधान को सरकारी कामकाज के तौर तरीके भी सिखाए जाएंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत प्रदेश के सभी ब्लॉकों में कार्यशालाएं आयोजित होंगी और यहाँ अफसर उन्हें टिप्स बताएंगे, जहाँ उन्हें योजनाओं के फॉर्म भरने से लेकर उन्हें जमा करवाने तक की बारीकी सिखाई जाएगी। काम की बात में आज हम जानेंगे डिजिटल बैंकिंग के इस फ्रॉड के बारे में। डिजिटल बैंकिंग ने हमारे काम को पहले से और भी आसान कर दिया है। चाहे कुछ भी लेना हो, अब उसके लिए कैश का इस्तेमाल शायद ही हम कभी करते हैं। फोन के बस एक क्लिक ने खरीदारी को और भी आसान बना दिया है। फोन पे, गूगल पे फोन जैसे कई ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन इन ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है। दरअसल आईसीआईसी बैंक ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि कई बार साइबर अपराधी अपने ग्राहकों को अलग अलग तरह के क्यूआर कोड भेजते हैं। इस कोड को स्कैन करके वह ग्राहकों के अकाउंट में पैसे आने की बात करते हैं और यूपीआई पिन डालने को कहते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करते ही आपके खाते की निजी जानकारी चोरी हो जाती है, साथ ही आपके अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आपको पैसे लेने के लिए कभी भी स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं है। स्कैनिंग करने की जरूरत तब होती है जब आप किसी को पैसे देते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है स्वीडन। इसका सही उत्तर है यूके। हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है मणिपुर। इसका सही उत्तर है केरल। उत्तर प्रदेश में सवाई व समसई नामक लंबी घास का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? ऑप्शन ए है कागज उद्योग में, ऑप्शन बी है जानवरों के चारे में, ऑप्शन सी है भूसा बनाकर फैक्ट्री में जलाने में, ऑप्शन डी है घरों के छत बनाने में। इसका सही उत्तर है कागज उद्योग में। उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? ऑप्शन ए है 9 जिलों में, ऑप्शन बी है 6 जिलों में, ऑप्शन सी है 3 जिलों में, ऑप्शन डी है 5 जिलों में। इसका सही उत्तर है 3 जिलों में। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।